अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना पहला एसएलओ और इस चैप्टर का 1/3 पोर्शन कवर किया, जो कि अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में था। आज हमने इस चैप्टर में एक नया एसएलओ स्टार्ट करना है, लेकिन उस नए एसएलओ पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देखें और मुझे बताएं कि इसमें क्या पैटर्न है, क्या एक सीक्वेंस है इन तस्वीर में। देखिए, इस तस्वीर में आपको बॉक्सेस के डिफरेंट पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं, वैसे तो ये मैक्सिमम जूम है ऑलरेडी, लेकिन चलें फिर भी थोड़ा सा जूम करते हैं। देखें, अपना जवाब अपने माइंड में स्टोर कर लें, अभी मैं डिस्कस करता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को देखें, क्या है, कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जी हां स्टूडेंट्स, आपने गौर किया कि इस बॉक्स वाली तस्वीर में, इस बॉक्स वाले पैटर्न में पहले एक बॉक्स था, फिर 5 बॉक्सेस हो गए, फिर 25 बॉक्सेस हो गए। इफ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, 5 वाले 5, ये 25 हो गए। ये 1 बॉक्स, ये 5 बॉक्स, ये 25। अब ये 25 वाले 5 हो गए, कितने हो गए जी? 125। अब ये 125 वाले 5 हो गए तो 620। ये एक पैटर्न बन रहा है, 1 5 25 125 625। इसे देखिए, ये फिजिक्स की एक एग्जाम्पल है, कंसेप्ट है हाफ लाइफ का। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी 10th क्लास फिजिक्स में ये कंसेप्ट देख चुके हैं कि हाफ लाइफ से मुराद वो एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव है वो अपनी एक्टिविटी हाफ कर ले। एनर्जी है तो हाफ कर ले, मैस है तो हाफ कर ले। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें क्या है, इसमें 10 ग्राम सैंपल से मैं शुरू कर रहा हूं। 10 ग्राम सैंपल से मैंने शुरू किया, फिर मेरे पास 5 ग्राम्स है, फिर 2.5, फिर 1.25, फिर 0.625। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ पैटर्न्स हमने देखे और इन पैटर्न्स को नंबर्स में ट्रेस किया। इनको देखना है हमने कि ये क्या चीज है, इनमें क्या एक खास बात है। ठीक है जी, अपने जहन में इन सवालों के जवाब रखें और अब इस एसएलओ को देखें। 2 एसएलओ आज हमने कवर करने हैं, सोल्व एंड एनालाइज प्रॉब्लम्स कंटेनिंग जियोमेट्रिक सीरीज एंड सीक्वेंस। दूसरा एसएलओ है आइडेंटिफाई अ सीक्वेंस एज अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक सीक्वेंस आप पढ़ चुके हैं, जियोमेट्रिक सीक्वेंस आज हमने देखना है। ठीक है जी, वो 2 तस्वीरें जो हमने देखी थी उनको जहन में रखें। इस तस्वीर को भी देखें, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, इसी तरह इसे देखें तो 20, 15 और ये समथिंग 12.5 और ये समथिंग 7 पॉइंट समथिंग।
ठीक है जी। इसके भी अगर हम ग्राफ से इसको ट्रेस करना चाहें तो ये 20 है, 20 के बाद 15 है, और फिर 3/4 ऑफ द 15 45/4, ये भी हम देखते हैं। तो ये ऐसे तमाम नंबर पैटर्न्स जिसमें एक टर्म के साथ कोई एक स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी टर्म बन जाए, इसे कहते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जिसमें एक टर्म के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करके आप आगे मूव करते हैं, फिर दूसरी के साथ वो नंबर मूव मल्टीप्लाई करें तो तीसरी टर्म, तीसरी के साथ करें तो चौथी टर्म। मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म विद अ फिक्स नंबर, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। क्या है कॉमन रेशो? Common ratio is calculated by dividing the second term with the first term, or the third term with the second term, or the fourth term with the third term. अब ये सीक्वेंस को जरा देखें, इनमें कॉमन रेशो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस थे। 1 multiply by 5, 5. Mr. Zumit, 5 multiply by 5, 25. 25 multiply by 5, 125 multiply by 5. तो यहां पर वो कॉमन रेशो, वो फिक्स नंबर क्या था? 5 था। इसी तरह यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, 10 और 5। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, क्या बन गया? 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, क्या बन गया? 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया? यहां पे वो कॉमन रेशो, वो फिक्स नंबर क्या था? 1/2 या 0.5। इसी तरह ये पैटर्न देखें, 1/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1/4 बन जाए? 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1/2 किया 1/8, 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/16, यानी कि 2 से डिवाइड कर लो या आप 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे भी वो कॉमन रेशो क्या है? 1/2। इधर देखें, इधर कॉमन रेशो क्या है? अब 15 डिवाइडेड बाय 20 कर लें, 3/4 है। नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, उसमें तो ऑब्वियस था तो मैंने डिवाइड करना जरूरी नहीं समझा। अब जिसमें आपको ऑब्वियस नजर ना आ रहा हो तो डिवाइड कर लें, अगली बटा पिछली। ठीक है जी, गॉट इट। कॉमन रेशो भी पता चल गई, जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी पता चल गया। अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक में एक बुनियादी फर्क आपके दिमाग में फौरन क्लिक कर गया कि अरिथमेटिक में कुछ ऐड करके अगली टर्म बनती थी, लीनियर चीज चलती थी, जबकि जियोमेट्रिक में कुछ मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बनती है, ये एक्सपोनेंशियली चलता है, पावर टाइम्स चलता है। गॉट इट। चलें जी, आगे चलते हैं। इधर भी कॉमन रेशो निकाली है, 2, 6, 18, 54। इसे क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पे फिक्स रेशो क्या थी? वो फिक्स नंबर क्या था? 3। ठीक है, गॉट इट। यस सर। बहुत पास से जब हम व्यू बोर्ड को देखते हैं तो ये नजर नहीं आता हमें। इधर देखें, जनरल टर्म हमने बनानी है। मैं कहता हूं मेरी फर्स्ट टर्म A1 है, मेरी कॉमन रेशो जो है वो R है। फर्स्ट टर्म इज A1 एंड माय कॉमन रेशो इज R। हम ये जान चुके
कि एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड टर्म बन जाती है, सेकंड वाले के साथ आर मल्टीप्लाई कर दो थर्ड टर्म बन गई, मल्टीप्लाई बाय आर कर दो फोर्थ टर्म बन गई। गॉट इट? इसको अगर आप देखें तो ये मेरी फर्स्ट टर्म ठीक है, ये मेरी सेकंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म और ये मेरी फोर्थ टर्म। जस्ट अ लिटिल कैलकुलेशन एरर, जब आप आर स्क्वेयर को आर से करेंगे तो वो आर क्यूब बनेगा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज टू नोट दैट कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है और फोर्थ टर्म में आर की पावर क्या है? 3 है। यानी कि जो टर्म हम डिस्कस करते हैं वो A1 इंटू आर रेस टू पावर 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। यानी कि अगर मैं nth टर्म बना रहा हूं तो A1 इंटू आर रेस टू पावर 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म n है तो आर की पावर इससे एक कम हो गई, यानी कि n -1 हो गई। क्लियर है? गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इधर देखें, जनरल टर्म बना ली, थोड़ी सी शराइत आपने लगानी है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी कहा करेंगे हम इसको समटाइम्स। वो शर्तें क्या हैं? शर्तें बड़ी सिंपल सी हैं, क्योंकि जो कॉमन रेशो है वो डिवाइड करके निकलती है ये मैंने ठीक लिखा ना रेहान, an डिवाइडेड बाय an -1, an डिवाइडेड बाय an -1। an से पीछे वाली टर्म क्या होगी? an -1। an से पीछे वाली टर्म क्या होगी? an -1। 100 से पीछे 99, 75 के पीछे 74, तो an के पीछे an -1। तो जब ये डिवाइड करके निकलती है तो फिर एक ऑब्वियस सी चीज नजर आती है, नो टर्म इन जीपी कैन बी 0। ये जुमला समझ आता है रेहान? नो टर्म इन जीपी कैन बी 0। क्यों? एक दफा भी बीच में 0 आ गया फॉर एग्जाम्पल तो कॉमन रेशो तो ब्लॉक होगी ना। कॉमन रेशो फिर हर जगह से नहीं निकाल सकूंगा मैं, ऐसे ही है। बटे में 0 आएगा तो वो किस तरफ ले जाएगा बात को? इंफिनिटी की तरफ। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस में 5वें नंबर की टर्म मेरी 0 थी, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आर निकालता हूं 6वीं बटा 5वीं करके, तो क्या आर निकल सकता है रेहान? इंफिनिटी हो जाएगा ना, एक टर्म बीच में क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर टर्म 0 हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर टर्म 0 हो जाती है तो जब वो आप उसके साथ अगली बारी में आर मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या देगी? 0। एक टर्म 0 है, उससे कुछ मल्टीप्लाई करके सिलसिला आगे चलाना था तो वो आगे चलेगा? वो तो सारे क्या आ जाएंगे? 0 0 0। तो इसलिए जीपी में कोई भी टर्म जो है वो 0 नहीं हो सकती। आर जो है वो अदर देन 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई भी टर्म जीपी की 0 नहीं होनी चाहिए। आर दिस पॉइंट क्लियर रेहान? जी सर, क्लियर है।
और जनरल टर्म का कंसेप्ट भी हमें बड़ा क्लियर है. गॉट इट? A1 into R raised to power 1 less than the number of term. पांचवी टर्म निकालनी है तो R की पावर क्या होगी? सर 4. शाबाश. और अगर 97th टर्म निकालनी है तो R की पावर क्या होगी? 96. 96. शाबाश. ठीक है जी. जनरल टर्म हमें क्लियर है. हमें एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस की निशानी भी पता चल गई है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से सीक्वेंस प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है. ठीक है, गॉट इट? जबकि एपी में ऐड करने से आगे बढ़ता है, इसमें मल्टीप्लाई करने से ऐड बढ़ता है. और कॉमन रेशो का नाम भी आपको समझ आ गया होगा अब तो, क्योंकि ये डिवाइड करके निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कॉमन रेशो. और अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकलता था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? कॉमन डिफरेंस. गॉट इट? लेट्स मूव. ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया, ये हम इस्तेमाल करेंगे. लेट्स अस सोल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट. राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस. First 5 terms of a geometric sequence. I am selecting question number 5. A1 is equal to 1 over P minus 1, while R is equal to P minus 1 over Q. ठीक है जी, ये मेरा डेटा है. मुझे वो कहता है कि पहली 5 टर्म्स आपने फाइंड करनी है. मेरे पास एक आसान तरीका है कि मैं फार्मूला लगा दूं. A1 भी है, R भी है, हर दफा फार्मूला लगाता जाऊं, आगे आगे चलता जाऊं. सिंपल. दूसरा तरीका मैं मैनुअल भी कर सकता हूं. अगर मुझे पता चल गया मेरी फर्स्ट टर्म ये है 1 ओवर P माइनस 1, तो मेरी सेकंड टर्म क्या होगी? मेरी सेकंड टर्म होगी कि मैं इसके साथ R मल्टीप्लाई कर दूं. जब मैं R इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज. सेकेंड टर्म होगी -1 ओवर Q. गॉट इट? स्क्रीन प्लीज. यस सर. अब मैंने थर्ड टर्म फाइंड करनी थी, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म के साथ दोबारा R मल्टीप्लाई कर दिया. -1 ओवर Q माइनस माइनस प्लस P माइनस 1 Q Q Q स्क्वेयर. गॉट इट? अब इसी तरह मैंने अगर फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो थर्ड वाली के साथ R मल्टीप्लाई कर दूंगा. जब मैं थर्ड वाली के साथ R मल्टीप्लाई करूंगा कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी. और फिफ्थ फाइंड करने के लिए फोर्थ वाली के साथ R मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये सिचुएशन आ जाएगी. गॉट इट? तो ये आसान था कि मैं मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस को प्रोग्रेस करवा दूं, बजाय कि मैं हर दफा जनरल टर्म का फार्मूला लगाऊं और उसमें कभी 1 रखूं, कभी 2 रखूं, कभी 3 रखूं. गॉट इट रेहान? जी सर. ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं. A1 भी गिवन है, R भी गिवन है. जस्ट मल्टीप्लाई every term, the preceding term with R, you will get the successive term. Got it? अगला SLO शुरू हो जाता है. आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस एज अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, ये हमारा SLO है, लेकिन बड़ा शॉर्ट और बड़ा सिंपल सा SLO है. ये SLO एक एडवांस शक्ल में इसी चैप्टर में आगे भी आएगा, जहां पे दोनों सीक्वेंस कंबाइन हो जाएंगे. अभी इस SLO में हमारा मकसद ये है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस. अभी के लिए पर्पस क्या है बॉयज? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीक्वेंस.
पेपर हम देते हैं, एंट्री टेस्ट हम देते हैं, तो जो सीक्वेंस हमें आता है उसमें ये तो नहीं बताया होगा कि सोल्व डैट जीपी, सोल्व डैट एपी। वो एक सीक्वेंस है, रैंडम सीक्वेंस है, कोई भी आपने उसे जज करना है, चेक करना है कि ये क्या है, ये एपी है कि जीपी है। क्लियर है? चेक करने का भी तरीकेकार बड़ा आसान है। अगर आपके सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि हर दो टर्म्स को माइनस करके, हर दो टर्म्स को माइनस करके हर दफा सेम नंबर आ रहा है, माइनस करके सेम नंबर आ रहा है हर दफा, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अगर डिवाइड करके हर दफा सेम नंबर आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करती है, हर दफा डिवाइड करते हो अगली टर्म को पीछे वाली टर्म से, यानी कि 4 को 3 से, 5 को 4 से, और ये सेम रहता है, तो ये कौन सा सीक्वेंस है? ये सिंपल जियोमेट्रिक सीक्वेंस। गॉट इट स्टूडेंट? यानी कि एसएलओ तो सिंपल जियोमेट्रिक सीक्वेंस, और अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन से ही हल हो गया ना। अगर हम माइनस करके एक सेम नंबर हासिल करते जा रहे हैं तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस दिया था आपने ये एपी है। अगर डिवाइड करके एक फिक्स नंबर हासिल कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस जो है ये जीपी है। गॉट इट स्टूडेंट? चलें कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। रेहान, कैन यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट सीक्वेंस? क्या Sir, geometric. जियोमेट्रिक है? कैसे पता चला? Sir, ये 2 बता times दो। 3, 6, 6 times 3, 18, 18 times 3, 54. ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स सीक्वेंस है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, और इत्तेफाक से इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। ये क्या है? अब इसमें सीधा सीधा माइनस करके सिचुएशन समझ नहीं आती। ऐसे ही है, 2 में से 1 प्लस अयोटा माइनस कर दें कुछ और आएगा, 4 आवर 1 प्लस अयोटा में से 2 माइनस कर दें कुछ और आएगा। तो माइनस करके सिचुएशन कोई समझ नहीं आ रही, तो क्यों ना ऐसा ही करें कि आर ही निकाल लें। एक आर आ गया, ये एक आर आ गया 4 आवर 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज आल्सो इक्वल टू 2 आवर 1 प्लस एयोटा। तो इधर से आर निकाला, इधर से निकाला, दोनों आर क्या आए? सेम आए। तो ये भी क्या था? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। गॉट इट बॉयज? Yes, sir. ओके। Determine if the sequence is 8, 12, 18, 27, 39 is arithmetic or geometric. ये भी ऑन पर्पस क्वेश्चन डाला है, इसकी मासूमियत पे नहीं जाना। लेट अस लुक फॉर द कॉमन डिफरेंस। एक दफा 4 आया है, Geometric. एक दफा 6 आया है, तो इट्स नॉट एपी। Let us look for the common ratio 12 over 8 यानी कि 3 by 2, 18 by 12 यानी कि 3 by 2, 27 by 18 यानी कि 3 by 2, and the last 39 divided by 27 is equal to हाँ जी, फंस गए? फंस गए ना? क्यों क्यों फंसे? शुरू में तो कॉमन रेशो कितनी सिंपल है, सेम रह रही है, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पे जाके सीक्वेंस क्या हो गया? ब्रेक हो गया।
39 डिवाइडेड बाय 27 3/2 तो नहीं बनता। हाँ, नीचे 26 अगर होता, नीचे अगर 26 होता तो फिर ये 3/2 बन सकता था। अब यहां पर आर जो है वो इनसे मैच नहीं करता, तो बताने का मकसद क्या था, ये सवाल डालने का मकसद क्या था? ये सवाल डालने का एक ही मकसद था कि जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक हो या जियोमेट्रिक हो। ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं, ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं जो ना अरिथमेटिक होते हैं ना जियोमेट्रिक होते हैं। गॉट इट? अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक सीक्वेंस ये तो ट्रेसेबल है। एक इनका खूबसूरत सा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है। लेकिन ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं जो इनके अलावा होते हैं। गॉट इट? तो जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस आपने पकड़ा है या उसको अरिथमेटिक ही डिक्लेयर करना है या उसको जियोमेट्रिक ही डिक्लेयर करना है। देयर आर सिचुएशन, सीक्वेंसेस जो ना अरिथमेटिक है ना जियोमेट्रिक है। दिस इज वन सच एग्जांपल। हो सकता है उनका कुछ हिस्सा अरिथमेटिक लगे, कुछ हिस्सा जियोमेट्रिक लगे, लेकिन आगे किसी ना किसी जगह पे जाके ये डी या आर ब्रेक हो जाए, कांस्टेंट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, तो फिर हम कहेंगे neither ऑफ देम, कि ना ये ना वो। गॉट इट रेहान? गॉट द पॉइंट है? Yes, sir. Let us solve an example of three sequences in which we are given the general terms. Screen please. ये आपकी टेक्स्ट से मैंने क्वेश्चन उठाया है। डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और नाइदर। मेरे पास क्या गिवन है इस वक्त? मुझे जनरल टर्म्स गिवन है। an इज इक्वल टू 3 माइनस 1.6n। n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं रेहान, तो ये मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म 1.4। n की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगी सेकंड टर्म। और अगर 3 रखता हूं तो 3 रखने से 1.8, 3 इंटू 1.6 कितना हो गया? 4.8। 4.8 में से आप अगर 3 माइनस करते हो तो ये आएगा -1.8। ठीक है जी, ऐसे ही है रेहान? Yes, sir. ऐसे है। ये 3 टर्म्स मैंने बना ली। आई कैन सी नो जियोमेट्रिक सीक्वेंस हेयर। डिवाइड करके अलग अलग आता है, पहली दो को करोगे कुछ आएगा, दूसरी तीसरी को करोगे कुछ आएगा, तो इट्स नॉट जियोमेट्रिक। नाउ लुक फॉर द कॉमन डिफरेंस। लुक फॉर द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में कुछ लग रहा है। -0.2 -1.4, ये आ गया -1.6। अभी आप देखोगे कि देख के ही पता चल रहा था, ऊपर से इसको जज कर सकते हैं हम। -1.8 माइनस -0.2 दैट इज अगेन -1.6। गॉट इट? तो व्हाट इज दिस? एन Arithmetic sequence. एन ए पी या अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, ये वाला तो जुबानी बता देना, 2⁻n। ये तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं कौन हूं। Geometric. ये जियोमेट्रिक है। 2⁻1 2 3 4। लोग 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 क्या कहेंगे? ln ऑफ n। ln ऑफ n। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रखा। log ऑफ 1 रेहान, डू यू रिमेंबर? 9th क्लास, चैप्टर नंबर 3 मैथ्स। डू यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ log? Remember,
logarithm of 1 to any base is always 0. 1 का log किसी भी बेस के हिसाब से लें वो हमेशा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा. गॉट इट. अच्छा, अब क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है? मेरे पास तो पहली टर्म में 0 आ गई. कैन आई मेक अ डिसीजन फ्रॉम दिस 0? Sir, neither. नाइदर, क्योंकि ये तो इस तरह का मामला चल सकता है. जीपी में शुड आई लुक इट फॉर एपी एज वेल? एपी में इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो टर्म 0 हो सकती है. शुड आई लुक इट फॉर एपी? फर्स्ट टर्म होगी 0, फंक्शन था log ऑफ n. सेकंड टर्म होगी log ऑफ 2. थर्ड टर्म होगी log ऑफ 3. फोर्थ टर्म होगी log ऑफ 4. 0, log 2, log 3, log 4, up to so on so forth. इधर से d निकलेगा log ऑफ 2 माइनस 0 यानी कि log ऑफ 2. ओके, यहां से d निकलेगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2. माइनस को डिवाइड में चेंज कर दें. अब 3/2, log 3/2 and log 2 are different things, so it is not an AP either. ना ये एपी है ना ये जीपी है, ये एक सीक्वेंस है log की शक्ल में, विच इज neither ऑफ दीज कैटेगरीज. ठीक है जी. उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा. कल हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के मजीद क्वेश्चंस करेंगे और आगे इस एसएलओ को प्रोसीड करेंगे. ये एसएलओ कंप्लीट करेंगे तो इस चैप्टर का 60% हिस्सा कवर हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है जी. सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर.